हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे और 10th के रिजल्ट का अवेट कर रहे होंगे बहुत ईगरली, है ना? ठीक है। सो आफ्टर 10th जो लोग साइंस परस्यू करना चाहते हैं उन लोग के लिए मैं फिजिक्स का ऑनलाइन लेक्चर लेके आया हूं। होपफुली आपको बेटर लगे। अगर आपको बेटर लगता है, अगर आपको उसमें से कुछ एडवांटेज नजर आता है, देन डू सब्सक्राइब इट, राइट, बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक इट एंड शेयर करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको उस पर बेनिफिट ले सके, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, साइंस, है ना, साइंस होता क्या है? देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कोई भी सिलेबस अगर हो, केवल एनसीईआरटी ना कहे हम लोग, ठीक है, इवन कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने जाते हो, ठीक है, जब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाते हो, ठीक है, तो जो पहली चीज होती है वो ये होती है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हमको नॉलेज रहे। आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं उस सब्जेक्ट को, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, राइट। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस है ना? तो पहले हमें फिजिक्स से पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज साइंस। सो साइंस जो है आपका लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है ना, जिसका मतलब होता है टू नो, राइट, टू नो। बेसिकली अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझे, टू नो का मतलब क्या होता है? क्या जानकारी जानते हो, ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में अगर आप जानकारी अगर आप ले लेते हो, अगर उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है आपको, तो आपको उसका तथ्य पता चलता है ना। यू are able to know the truth behind that particular aspect, ठीक है ना? आपको उसके बारे में ट्रुथ पता चलता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट कहते हैं हम लोग, जब एक्सपेरिमेंटेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि सन तो भाई अपनी जगह पे स्थिर है, ये तो पृथ्वी है जो अपने चारों तरफ घूम रही है, राइट, सन के चारों तरफ घूम रही है। तो बेसिकली अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, राइट, इसलिए हमको सन दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट, है ना? तो जब हमने ये जानकारी ले ली तो ट्रुथ बिहाइंड द राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम द ईस्ट इज नोन, है ना? तो साइंस क्या है? नोइंग द ट्रुथ। और ये सब कैसे पता चलता है? साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, है ना? जब आप क्यूरियस होते हो, जब आप ये सोचते हैं कि आगे क्या आने वाला है, तब एक्चुअल मीनिंग जो है साइंस का वो निकल करके आता है। तो हम लोग बेसिकली अपने स्टडी को कंफाइन करेंगे थोड़ा बहुत, पूरा कंफाइन तो कर नहीं सकते, बिकॉज एवरी डिसिप्लिन इज इंटरडिसिप्लिनरी, यू कैन से सो। फिजिक्स कुछ केमिस्ट्री है, फिजिक्स कुछ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कुछ फिजिक्स हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स बिना आर्ट्स जाने नहीं पढ़ सकते हम लोग, ठीक है। हिस्ट्री इन्वॉल्व है आपके फिजिक्स के अंदर, ज्योग्राफी भी एक फिजिक्स है, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिक्स, राइट? फिजिक्स जो है लैटिन वर्ड, ग्रीक कह सकते हो आप, लैटिन वर्ड फुजिस से आया है, राइट, फुजिस, विच मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर, राइट। तो अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहे फिजिक्स को, तो कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑल द फिनोमिना ऑफ नेचर। प्रकृति के सारे फिनोमिना को जो भी डिस्कस करे वो सब कुछ क्या है? फिजिक्स है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप के अलावा किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर द सराउंडिंग, बट वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ, ठीक है। अब उस कंट्रोल की बात मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने मन चाहे ढंग से अपने हार्ट बीट को रोक लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को आप रोक लेंगे, नो, ठीक है। लेकिन मैं आज यहां पे प्रेजेंट हूं, मैं आपसे लेक्चर के थ्रू रूबरू हो रहा हूं, ये मैंने कंट्रोल किया है ना? लेकिन अगर ये लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रुक जाए, तो क्या ये कन्वर्सेशन चल पाएगा? डेफिनेटली नहीं। तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। अगर यहीं पे अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, एवरीथिंग विल बी रूइंड, खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो उस समय तो मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। व्हाट आई कंट्रोल इज द
सिस्टम, आई कैन नॉट कंट्रोल द सराउंडिंग। तो किसी भी साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए हमारा सिस्टम क्या है और हमारा सराउंडिंग क्या है, राइट। तो बेसिकली जो एक्साइटमेंट है, ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने का, वो कहां से आता है आपको? तो मैं आपसे पूछता हूं, फ्रॉम वेयर डू दिस एक्साइटमेंट अबाउट द फिजिक्स कम फ्रॉम? बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। आप अपने चारों तरफ से मोबाइल फोन्स देखते हैं आप, है ना? मोबाइल फोन्स के थ्रू आप लोग बेसिकली लेक्चर्स अटेंड करते हैं, राइट? लेक्चर्स अटेंड करते हैं, फिर आप फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, यूट्यूब, एवरीथिंग जो भी आपको जरूरत का लगता है, काम का लगता है, वो सब आप उसके अंदर ब्राउज करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। कुछ समय पहले तक क्या था, ठीक है, टेलीफोन करने के लिए आपको पीएनटी नंबर, दैट इज वो घंटी वाली फोन है ना, उठाते थे, हेलो हेलो, राइट, करते थे हम लोग। तो और कंप्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे, कैलेंडर के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, डिजिटल डायरी रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक एरा आता है जहां पे कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, है ना? तो हर सिस्टम को, हर छोटे छोटे टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या किया, क्या किया, कन्फाइन कर दिया। किसके अंदर कन्फाइन कर दिया? आपके मोबाइल फोन के अंदर कन्फाइन कर दिया, ठीक है। एंड दैट बिकम अ पाम टॉप, आपके पाम के ऊपर रखे जाने वाला एक कंप्यूटर हो गया वो, राइट। एंड नाउ यू आर एबल टू एक्सेस एंटायर वर्ल्ड थ्रू दैट पाम टॉप, है ना? किसी से बाहर बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। इवन आप अमेज्ड हो जाओगे ये सोच करके कि लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश मैच इज टेकिंग प्लेस समवेयर इन लंदन, राइट, इन अ वर्ल्ड कप मैच। और उसको आप, लंदन तो जा नहीं पाए आप, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर पे टेलीविजन पे उसको देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। जैसे वहां पे बॉल फेंका जा रहा है, अपने घर पे भी आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बॉल फेंका जा रहा है, वैसे ही फेंका जाएगा, है ना? कोई अलग प्रोसेसेस नहीं होंगे उसमें, आप उसको देख रहे हैं, है ना? तो क्या ऐसा है टेक्नोलॉजी जो आपको वो रिले कर रही है वहां से यहां तक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन? ये साइंस है, ये फिजिक्स है, और यही चीजें जो है एक्साइट करती हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो जब तक आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी उस सब्जेक्ट के बारे में, आप उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगा पाइएगा, ठीक है। तो मन लगाना बहुत जरूरी है, राइट। और एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट द फर्दर प्रोसीडिंग, कि सीबीएसई के जो नए करिकुलम है उसके अकॉर्डिंगली अभी फिलहाल हम लोग जो है सीबीएसई पे कन्फाइन करेंगे, फिर बीच में जब चैप्टर ओवर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, प्रेफरेबली आपके जेई और नीट के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। द फर्स्ट लेक्चर इन एवरी सीक्वेंस विल बी concentrated with that with the vision to benefit the student of सीबीएसई, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोकस करेंगे, फाइन, ताकि वो सिस्टमैटिकली चलता रहे और चीजें को थोड़ा बहुत रिवाइज भी होती रहे, राइट। तो मैं वापस आता हूं उस बात पे कि सीबीएसई के अभी जो करंट करिकुलम है, करंट करिकुलम के हिसाब से, ठीक है, जो 21-22 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। वो दो पार्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। एक एग्जामिनेशन ये स्पेसिफिकली 10th और 12th के लिए, बट होम एग्जामिनेशन भी मोरलेस वैसे ही, ठीक है, रूटीन पे लिए जाएंगे होपफुली, राइट। तो पहला एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा जो कि मिड टर्म कहलाएगा, और फाइनल एग्जाम जो होंगे आपके अप्रोक्सीमेटली मार्च में लिए जाएंगे, जो कि दोनों बोर्ड कंडक्ट करेगी। और फर्स्ट एग्जाम के लिए जो है 90 मिनट्स का पेपर होगा, एंड दैट विल बी thoroughly MCQ based question, and you will be provided OMR sheet to give the examination, which will be further uploaded by the school to the CBSE website, right, on a different portal. Fine, खैर ये तो अलग बात है। लेकिन अगर MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो MCQ क्वेश्चंस के बारे में एक चीज आपको जानकारी दे दी जानी चाहिए कि MCQ इज लाइक दो धारी तलवार, है ना? या तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा, फाइन। ये जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अभी तक आप लोग 10th में करते आए हो, हालांकि आपने असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी मैथ्स में और साइंसेस में टैकल किए होंगे, ठीक है,
और उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी टैकल किए हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी टैकल किए हैं, और वही सेम चीज यहाँ पे आएगा, लेकिन इट विल बी एंटायरली एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, वहां पे सब्जेक्टिव के वजह से अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको प्रेजेंट करते हैं एंड यू आर अवॉर्डेड द मार्क्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, या तो गलत होगा और नहीं तो सही होगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड while reciting the thing। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। हमेशा से यही होना चाहिए था, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए अब आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप कोरिलेट करना सीखेंगे तो आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा मोहब्बत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये लैकुना बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि फिजिक्स डिफिकल्ट होता है। ठीक है, समझिएगा तो आसान है, नहीं समझिएगा तो हर चीज डिफिकल्ट है, राइट? चलिए वापस आते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। तो साइंस, मैंने कहा कि बेसिकली ट्रुथ के बारे में जानना दैट इज साइंस, और नेचर के बारे में जानना दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। यही दो बातें हम लोगों ने अभी तक की है, राइट? तो साइंटिफिक मेथड, हर चीज को पढ़ने का कुछ मेथोडोलॉजी होता है, राइट? तो साइंस पढ़ने की क्या मेथोडोलॉजी है? साइंस पढ़ने की मेथोडोलॉजी है कि हम लोग पहले तो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उनकी। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, ठीक है, उसमें आती है मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट? अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं, और मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद आपका प्रेडिक्शन आता है, राइट? जैसे मान लीजिए, पहला एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था कि सन जो है सूर्य पूरब में उगता है, भाई वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन किया और उससे कुछ चीजें जो है निकल के सामने आई होंगी। ठीक है, और रातों रात नई चीज नहीं बनती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा आप हमेशा कि ये जो साइंस है ना, एवरलास्टिंग है। क्यों एवरलास्टिंग है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन? जो काम पहले किए जाते थे, आज वो काम उससे बेहतर तरीके से किए जाते हैं, आसानी से किए जाते हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? बताइए। रीजन यही है ना कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन हुई है। ऑब्जर्वेशन में जो चीज निकल के आया है, अगर उसके अंदर कोई लैकुना है, अगर उसके अंदर कोई डिमेरिट है, अगर उसके अंदर कोई शॉर्टफॉल्स है, तो उनको हटाया जाता है। ठीक है, और अगर उसको एडवांटेज देने की कहीं कोई एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो वो किया जाता है ना, ऐसी बात। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या होती हैं? इवॉल्व होती हैं। तो जो चीज आज हम देख रहे हैं वो इवॉल्व है। ठीक है, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग क्या है? वो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड है ना। ठीक है, पहले क्या थे? होमोसेपियंस का ये इवोल्यूशन ही तो है, इवोल्यूशन है ना, कि हम आज जिस रूप में है, होमो इरेक्टस के रूप में, तो उस रूप में पाए जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, राइट? मैं गलत टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बायोलॉजी, बट स्टिल चलिए, अगर रॉन्ग होगा तो बताइएगा, बट चलिए विल डील विद दैट। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिलहाल, राइट? तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग जो होती है मैथमेटिकल अप्रोच के साथ अगर हो तो उसको क्वांटिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है, हम अपने व्यू पॉइंट को आगे फर्दर बढ़ाएंगे, राइट? अब उसके बाद फॉल्सिफिकेशन करते हैं। अगर वेरीफाई करें किसी चीज को, या तो वो गलत होगा और नहीं तो वो सही होगा। इनकेस अगर वो गलत हो गया, ठीक है, देन व्हाट इज इट? गलत हो गया तो भाई उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करके नई थ्योरी के बारे में ध्यान देंगे, और अगर सही है तो विल इंप्लीमेंट इट एंड दैट बिकम्स अ लॉ। और वो लॉ को हम सब लोगों को क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे, और सब लोग उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न जो है, ठीक है, ये समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज योर, ठीक है, सपोज दिस इज अ रॉड इन माय हैंड, राइट? एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन, राइट? वैसे प्लास्टिक है, मैं मान लेता हूं कि ये आयरन का रॉड है। मैंने आग में इसको डाल दिया और मैं पकड़े हुए उसको, ठीक है, क्या होगा थोड़ी देर के बाद? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा?
कि मेरे हाथों को वो गर्माहट जो है वो महसूस होने लगेगी। ऑब्जर्वेशन में क्या कर सकता हूं कि हीट कैन ट्रांसफर थ्रू द बॉडी। कौन सी बॉडी? मेटालिक बॉडी, क्योंकि जो मैंने हाथ में पकड़ा है वो क्या है? आयरन है। आयरन इज अ मेटल। तो मेटालिक बॉडी के थ्रू हीट क्या है? ट्रांसफर हो रहा है। दैट वन थिंग आई ऑब्जर्व। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रूव कर पाता, मैंने कई मेटल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, रिपीटेशन के बाद मुझे ये पता चला कि हर मेटल के थ्रू अप्रोक्सीमेटली करीब करीब वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, इफेक्टिवली ट्रांसफर होती है। तो माय कंक्लूजन विल बी व्हाट? My conclusion will be heat gets transferred from one point to another point through a conducting material, isn't it? So this is a observation based implication. ठीक है ना? बात आई समझ में? तो देखिए, अब ये हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए कैसे? तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें एटम्स होंगे, वो कैरी करते हैं एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये फर्दर ऑब्जर्वेशन का क्या है? डेसिफर करना है, यानी कि और कंसेप्ट के अंदर जाना है, तोड़ तोड़ के उस कंसेप्ट को और ज्यादा एलाबोरेट करना है। तो फिजिक्स, जो कि ग्रीक वर्ड फिजिक्स से आया है, जो कि मैंने पहले बोला है, ठीक है, और ये ऑल द फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करता है। दैट डिस्कशन is based on two pillars. One is unification and another one is reductionism. ठीक है, एक यूनिफिकेशन होता है और दूसरा आपका रिडक्शनिज्म होता है। ठीक है, ये लेक्चर में ज्यादातर मैं बोल रहा हूं, लिख कम रहा हूं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं लिखूंगा भी और आपको शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कि आप समझ क्या रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी, डू गिव मी एनी काइंड ऑफ मैसेज लाइक पर्टेनिंग टू, जैसे अगर आपको कोई नोट्स वगैरह अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिएगा। आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, और अगर नेक्स्ट अगर लगता है तो यही सेम वीडियो जो है मैं विथ रिटन मैटर भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो फोकस मेन ऑन द टॉपिक दैट इज unification and reductionism, right? Now what is unification? Unification क्या होता है बताइए? ये what is the unification? ये बताओ। देखिए, यूनिफाई करना मतलब जोड़ना, यही है ना। यूनिफाई करना मतलब जोड़ना। वर्ड को सुनिए, बस समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर हम इस पेन को, मार्कर को गिरा दे तो ये नीचे जाता, ऊपर तो नहीं जाता। सेब ऊपर से गिरा तो नीचे ही गया था। न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया वो नीचे ही गिरा, राइट। चलिए खैर, इस बात को छोड़ देते हैं। रेन फॉल होती है वो नीचे ही की तरफ आती है, आसमान से ऊपर तो नहीं चली जाती, है ना, राइट। तो ये सारे प्रोसेसेस में सारी चीजें नीचे आ रही हैं और अलग अलग फिनोमेना है। ठीक है, एक और फिनोमेना है जिसमें एक प्लैनेट किसी स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। ठीक है, देयर आर ऑल टुगेदर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। वो सारे क्या है? अर्थ जो है सन के चारों तरफ वो घूम रहे हैं। इवन जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट। जो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, क्या किया गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया। यूनिवर्सल लॉ जब हम बात करते हैं दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। हर जगह ये कामयाब है, हर जगह इंप्लाई कर सकते हैं इस थियरी को, है ना। तो दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स। सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन को लेकर के एक लॉ दे दिया, है ना। फिर आता है रिडक्शनिज्म। एक बड़ा कंसेप्ट देखते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, एक बिगर थिंग। ठीक है, हीट के बारे में सारी नॉलेज जो शेयर करता है, एक्सप्लेन करता है, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, हीट इन मोशन, राइट। अगर मुझे एंथैल्पी के बारे में जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हीट पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रॉम अ ब्रॉडर थिंग आई एम गेटिंग स्मॉल थिंग। बड़े चीज में से छोटे छोटे यूनिट्स में निकाल रहा हूं। दिस इज व्हाट? रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो एक पार्ट आ गया आपका यूनिफिकेशन, दूसरा पार्ट आ गया आपका रिडक्शनिज्म। ठीक है,
क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो अब फिजिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रेडोमिनेंटली। एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स, एक हालांकि न्यू क्लासिकल भी होता है, बट विल नॉट डिस्कस दैट। ठीक है, क्लासिकल जो है कई प्रकार से है, ठीक है, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, एकॉस्टिक्स है जो कि साउंड से रिलेट करता है, एस्ट्रोफिजिक्स है, रिलेटिविटी है, ये सारा क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। इवन मैकेनिक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स जो कि बॉडी रेस्ट पे है, उसके बारे में, केवल रेस्ट नहीं, इक्विलिब्रियम पे भी है, वो भी स्टैटिक्स है, राइट। लेकिन अगर वो डायनामिक्स है तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज काइनेटिक्स एंड अनदर वन इज काइनेमैटिक्स, राइट। तो काइनेमैटिक्स क्या है और मैकेनिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है। तो देखिए, काइनेटिक्स को हम प्रेडोमिनेंटली कई बार हम लोग डायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और काइनेमेटिक्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज डायनामिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, एंड इन काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन टेकिंग एन अकाउंट द कॉज फॉर द मोशन, यानी कि उसके कारणों को साथ में जानकारी लेते हुए पढ़ना, दैट इज काइनेटिक्स। और बिना कारणों पे चिंता किए हुए केवल मोशन को देखना और मोशन में क्या क्या क्वांटिटीज हैं उनके बारे में जानकारी रखना, दैट इज काइनेमैटिक्स, राइट। तो अब आप अपने यूनिट को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काइनेमैटिक्स में क्यों उन्होंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन ही डिस्कस किया है, फोर्स को क्यों नहीं किया है। भाई फोर्स लगाओगे तो मोशन आएगा ना, तो वो कारण बना ना फोर्स, तो इसीलिए वो उसके अंदर नहीं है, वो किधर है, डायनामिक्स के अंदर है। बात आई समझ में, राइट। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जैसे क्वांटम है, हर चीज, हर किसी को ये एक्साइट करता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। हर बच्चे ने, करीब करीब ज्यादातर लोगों ने देखा होगा वो एंटमैन छोटा क्यों हो गया, ठीक है, और छोटा होकर के वो सिस्टम के अंदर कैसे चला गया। अगर इस दीवार के थ्रू मुझे जाना है तो अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल से छोटा हो जाऊं तो आराम से दीवार के थ्रू में चला जाऊंगा, दूसरी तरफ वापस जाके मैं बड़ा हो जाऊंगा, हो गया काम हमारा, ठीक है। दीवार के थ्रू भी चले जाएंगे हम लोग, है ना, राइट। दैट इज एक्साइटमेंट, मैंने कहा ना, फिजिक्स उसके एक्साइटमेंट पे बेस्ड है। फिर आती है बात एटॉमिक फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिकुलर फिजिक्स, ठीक है, और फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स, कई सारे ब्रांचेस, कई नाम है, ठीक है। तो विल नॉट डील विद दैट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है ताकि एक सब्जेक्ट का नो-हाउ आपको हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स होता है ये बेसिकली, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच अभी भी बहुत कम पता है, ठीक है, हम लोगों को, राइट। इट इज ऑल टुगेदर इन प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, राइट। तो डिफरेंट वेज में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी रखना, दैट इज रिलेटिविटी, ठीक है। ओके, सो आई डिड डिस्कस अबाउट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कि क्यों वो आपको एक्साइट करता है और सोसाइटी में उसकी बहुत जरूरत है, ठीक। जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको मकानों की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड आप बढ़ा नहीं सकते, मकान आप बढ़ा सकते, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितनी ऊंची हो, नीचे का जो बेस है वो कितना वेट सस्टेन कर सकता है, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दैट, जब तक आप फिजिक्स की जानकारी नहीं रखेंगे, है ना। तो सोसाइटी को और बेटर करने के लिए साइंस का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। सो विद दैट मैं आज के अपने लेक्चर को, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, बस एक इंस्ट्रक्शन वाला बेस था सब्जेक्ट, सॉरी लेक्चर, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए था। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। टिल देन गुड बाय, एंड बाय द वे आई एम मनीष मिश्रा, विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्लासेस ऑनलाइन, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।